जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए चर्चा कर लेते हैं हमारे टॉपिक पर, जिसमें हमने सविनय अवज्ञा की ओर पढ़ना है। यानी कि हमने पढ़ लिया असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन चोरा चोरी कांड जो हुआ, घटना जो हुई, उसके कारण गांधी जी ने उसे वापस ले लिया, यानी ये आंदोलन वही रुक गया। और जब वो आंदोलन रुका तो उसके प्रतिक्रिया हुई कि उन्हें बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन अब उन्होंने आगे इसकी शुरुआत की सविनय अवज्ञा से, लेकिन उसके बीच के दौर में भी कई घटनाएं हुई। आज हम उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, ये हमने बात की 1922 में चोरा चोरी कांड के कारण जो घटना हुई, और इसी के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वह क्रांतिकारी घटनाएं वहीं रुक गई। उन्होंने सोचा कि हिंसा हो गई, तो उन्होंने इस बड़े आंदोलन को रोकना ही ज़रूरी समझा। तो इसी के साथ साथ ब्रिटिश सरकार को एक मौका मिल गया और उन्होंने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। अब उसके बाद जब वो गिरफ्तार हो गए, अब शुरुआत आती है कि असहयोग ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, जिसमें 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी एक ऐसा कानून बनाया 1919 में, जिसके अंतर्गत क्या था कि चलिए थोड़ा सा उससे पहले बात कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने इस सहयोग की आशा की, और भारतीयों ने भी सहयोग इस आशा से दिया कि यदि हम सहयोग करेंगे तो उसके बाद भारत को स्वतंत्रता मिलेगी। और अंग्रेजों ने कहा कि हम भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना कर देंगे। यानी उत्तरदायी शासन क्या था कि एक ऐसा शासन, एक ऐसी सरकार जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, यानी कि जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हो, यानी कि सरकार वो चुने, इस तरह का शासन स्थापित करने की उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन हुआ 1919 का जो एक्ट बना, जो कानून बना, भारत सरकार अधिनियम बना, उसके दौरान क्या हुआ, उन्होंने उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने का निर्णय ले लिया। अब उसी के साथ साथ जब उत्तरदायी शासन की शुरुआत हो गई, तो कांग्रेस की जो कमेटी थी, यानी कांग्रेस की जो बैठक होती थी, कांग्रेस के जो लोग थे, उनमें मतभेद हो गया। कुछ व्यक्ति जो अति उदारवादी थे, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम आता है, देशबंधु चित्तरंजन दास का नाम आता है, मोतीलाल नेहरू का नाम आता है, यानी कुछ ऐसे पर्सनैलिटी, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो चाहते थे कि चुनाव में हिस्सा लिया जाए। क्योंकि जब असहयोग आंदोलन हुआ तो आपको याद होगा, हमने इस पर चर्चा की थी कि चुनाव का बहिष्कार किया गया, यानी हमें चुनाव में हिस्सा नहीं लेना है। लेकिन कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे, उन्होंने कहा कि हम चुनाव में भाग लेंगे और विधानमंडल में जाकर के अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे, और सरकार को हमारी मांगों को मानना होगा। तो इन्होंने निर्णय लिया। लेकिन कुछ उग्रवादी क्रांतिकारी विचारों के लोग थे, नेता थे, जिसमें नाम आता है सुभाष चंद्र बोस का, जवाहरलाल नेहरू का, ये युवा क्रांतिकारी ये चाहते थे कि हमें उत्तरदायी शासन नहीं चाहिए, हम क्यों किसी के अंडर में काम करें, हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। इस बात को लेकर के उनमें मतभेद हुआ। यानी कि ये थी 1919 की घटना, जो ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट पास कर दिया और उन्होंने उत्तरदायी शासन की स्थापना लोगों को, यानी भारतवासियों को रिझाने के लिए कर दी। उनको एक लालच दिया कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। और इसी के साथ साथ कांग्रेस में दो गुट हो गए। एक तो जिसमें उन्होंने कहा कि हम उत्तरदायी शासन नहीं चाहते, बल्कि सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता चाहते थे पूर्ण स्वतंत्रता। और जब देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जब ये बातें इनकी वहाँ स्वीकार नहीं की गई कांग्रेस में, तो इन्होंने कांग्रेस के अंदर ही अपना एक अलग पार्टी, अपना एक अलग दल बना लिया, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। इसे बनाया 1923 में। जिसके मेंबर थे, जिन्होंने बनाया, वो था मोतीलाल नेहरू और CR दास। इन्होंने मिलकर इस पार्टी का गठन किया और चुनाव में हिस्सा लिया, जो कि 1923 में होने थे, और उस चुनाव में हिस्सा लेकर उन्होंने जीत हासिल की। तो ये बात हुई। अब उसके बाद जब उन्होंने पार्टी बना ली, चुनाव में हिस्सा ले लिया,
और उनकी ये थी कि उत्तरदायी शासन, हम अपनी मांगों को कहाँ मनवाएंगे? विधानमंडल में जा करके। जब सरकार के सामने जाएंगे, हम अपने वहाँ के मेंबर बनेंगे, तब हम अपनी बातों को वहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ बात आती है कि कुछ एक बदलाव हुए। साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन 27-28 में आया। ये भारत में क्यों आया? यानी कि यहाँ कारण क्या था? दो तरह के बदलाव देखने को मिले। एक तो ये था कि 1926 से ही आर्थिक स्थिति में गिरावट शुरू हो गई पूरे विश्व स्तर में, जिसे आर्थिक मंदी का दौर कहा गया। 1929-30 के दशक में एक बड़ी घटना हुई, यानी हर पैसे की जो कीमत थी वो गिरने लग गई पूरे विश्व में। तो भारत में भी उसका असर हुआ। जो कृषि थी, खेती थी, उसके उत्पाद थे उससे संबंधित, वो उसका निर्यात जो किया जाता था वो बिल्कुल रुक गया। इनकी बाजार का जो कार्य था वो बिल्कुल ही सीमित हो गया। जब किसानों की उपज नहीं बिकी तो क्या हुआ कि उनके पास पैसे नहीं आए, और रुपए पैसे नहीं आए तो वो लगान भरने में असमर्थ हुए। एक तो ये रहा, और दूसरा इसके साथ साथ ब्रिटिश, एक तो स्थिति यहाँ बहुत ही दयनीय हो गई, जगह जगह क्रांतियां होने लगी, जिसमें उदाहरण आता है उत्तर भारत का, बंगाल में। यहाँ पर कई आंदोलन, कई विद्रोह देखने को मिले। अब उसके बाद आता है साइमन कमीशन क्या था, उस पर चर्चा कर लेते हैं। और वो भारत क्यों आया? जब 1919 का अधिनियम बना तो उन्होंने कहा कि उसकी जांच हेतु 10 साल के बाद एक कमेटी बनाई जाएगी, और वो कमेटी यह तय करेगी कि उसने 10 सालों में कितना काम किया है, यानी कि संवैधानिक रूप से उत्तरदायी शासन की जो स्थापना की गई उसमें कितना कार्य हुआ है। इस बात को लेकर के 10 वर्ष के बाद एक कमेटी बुलानी थी, और वो कमेटी 10 वर्ष की बजाय 2 वर्ष पहले ही, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो बदलने वाली थी, तो उन्होंने सोचा, टोरी वहाँ सरकार थी, टोरी सरकार, और उसने 2 साल पहले ही वहाँ पर एक कमीशन भारत में भेज दिया, और उसे कहा गया साइमन कमीशन, क्योंकि जो इसका अध्यक्ष था उसका नाम था सर जॉन साइमन, और उसी के नाम पर, जिसके अंदर 60 मेंबर थे। इस भारत शासन अधिनियम की जांच करने आए वो 1919 के अधिनियम की, और इसमें कितने मेंबर थे? 7, और 7 ही ब्रिटिश थे, यानी अंग्रेज थे, उसमें एक भी भारतीय नहीं था। और जब भारतीय नहीं थे तो इसके मतलब निष्पक्षता की तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती, क्योंकि जो भी वो निर्णय लेते तो वो तो एक ही जगह के थे, वो अपने पक्ष में निर्णय लेते। तो इस बात का पूरे भारत में विरोध किया गया, कांग्रेस में विरोध हुआ, उसके साथ साथ मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ये पार्टियां थी, इन सभी पार्टियों में एक साथ इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। अब उसके बाद इसका विरोध हुआ और जगह जगह प्रदर्शन हुए और नारे लगाए गए कि साइमन कमीशन गो बैक, यानी वापस चले जाओ, क्योंकि हमें आपकी जो यहाँ पर आपने जो एक्ट के दौरान आपने जो भी नियम लागू किए हैं वो हमें मंजूर नहीं है, इसलिए उसको आप यहाँ से चले जाओ, गो बैक के नारे लगाए। और इसी के साथ साथ जब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन पहुँचा बम्बई में, और जब बम्बई में आया और जगह जगह हड़तालें होने लगी, प्रदर्शन होने लगे, जुलूस निकाले जाने लगे इनके विरोध में, तो जब वो मुंबई पहुंचा और एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। ये आपने नाम सुना होगा लाला लाजपत राय का। तो ये उस गुट का, उस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे और उन पर लाठियां बरसाई गई, जिसके दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ये घटना एक बड़ी ही दुखद घटना थी। और इसी के साथ साथ जब ये बातें तय हुई, साइमन कमीशन का विरोध हुआ, वो 2 बार वो भारत आया कमीशन और अपनी रिपोर्ट उसने दी। और उस समय भारत के गवर्नर थे, यानी ब्रिटिश सरकार ने यहाँ भारत में एक पद था उस समय गवर्नर का, वायसराय का, और उस पद पर उस समय लॉर्ड इरविन थे। और लॉर्ड इरविन ने कहा कि हम क्या करेंगे, भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए क्या बुलाएंगे, एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेंगे। ये नहीं कहा कि हम उत्तरदायी शासन दे देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाएगा, जिसका नाम उन्होंने रखा गोलमेज सम्मेलन, कि लंदन में बुलाया जाएगा और भारतीयों को वहां आमंत्रित किया जाएगा और इसके साथ साथ भारत को उत्तरदायी शासन दे दिया जाएगा।
अब उसके बाद बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट की कि क्या थी। साइमन कमीशन आया, विरोध हो गया उसका, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, और इसी के साथ साथ नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। यहाँ इसके अध्यक्ष जो थे, नेहरू रिपोर्ट क्या थी उस पर भी बात करते हैं कि इसके अध्यक्ष जो थे वो थे मोतीलाल नेहरू। बात वही कि दो बातों को लेकर यहाँ मतभेद पैदा हो गए कांग्रेस में, यानी कि कांग्रेस की जब बैठक होती थी तो बड़े मुद्दे जो होते उन पर बात होती थी, जब उनकी बैठकें होती तो यहाँ जब बात आई, दो बातें सामने आई उभर कर, जिसमें एक था डोमेनियन स्टेट यानी उत्तरदायी शासन। एक गुट तो ये चाहता था, एक ग्रुप ये चाहता था कि उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाए, लेकिन दूसरा ग्रुप जो चाहता था वो कहते थे नहीं भाई, हमें उत्तरदायी शासन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि स्वराज। हमें तो अपना भारत चाहिए, हम किसी के अंडर में, किसी शासन के अंडर में हम नहीं रहेंगे, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, स्वराज की प्राप्ति चाहिए। इस बात को लेकर के दोनों ग्रुप्स में विवाद था। और हमने बात की कि डोमेनियन स्टेट वाले जो चाहते थे वो उदारवादी लोग थे, और वो चाहते थे कि हम विधानमंडलों में हिस्सा लेकर के, चुनाव में भाग लेकर के हम अपनी मांगों को उनसे, सरकार से मनवाएं। लेकिन स्वराज्य की प्राप्ति वाले जो चाहते थे लोग, जिसमें सुभाष चंद्र बोस का मैंने जिक्र किया, जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया, ये युवा क्रांतिकारी थे, ये चाहते थे कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिले, क्योंकि हम पहले भी स्वतंत्र थे और आज भी हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ये अंग्रेज लोग जो हैं उन्होंने भारत पर आकर अधिकार किया है। तो इस बात को लेकर के इसमें मतभेद हो गया, जिसे कहा गया नेहरू रिपोर्ट। अध्यक्ष पे हमने बात कर ली, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अब उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण दिन की हम बात कर लेते हैं, जो इतिहास में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रहा है। वो दिन आता है 26 जनवरी 1930 का। सबसे पहले चलो उससे पहले चर्चा कर लेते हैं कि क्या था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, यानी कि साल में एक बार बैठक हुआ करती थी, विशेष अधिवेशन भी हुआ करते थे कांग्रेस के। तो लाहौर में कांग्रेस की बैठक हुई, अधिवेशन हुई 1929 में। जब उसकी बैठक हुई तो उसके दौरान क्या मांग की गई, पूर्ण स्वराज्य की। अब हमें उत्तरदायी शासन नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। ब्रिटिश सरकार के सामने इस मांग को रखा गया और पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य लिया गया कि हम संघर्ष करेंगे, हम विरोध करेंगे। किसके लिए? स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, स्वराज को प्राप्त करने के लिए। उन्होंने आह्वान किया कि सभी लोग क्या हो जाओ, एक हो जाओ और हम स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ें। और इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। अब उसके बाद जब बैठक हुई, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हुए और उसमें निर्णय इस बात का लिया गया कि हम 26 जनवरी 1930 को क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस। अगर आपको याद है ना, सब बच्चों को याद है, हम 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यही दिन था वो, इसी दिन को आगे याद रखने के लिए इसे गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को हम मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा उस समय की गई और इस दिन सभी जो लोग थे उन्होंने इस संविधान की प्रस्तावना को तैयार किया, उस संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा। चलिए तो एक बार हम क्या करते हैं, इसमें जो संविधान की प्रस्तावना हमारी किताब में दे रखी है हम उसको एक बार देख लेते हैं कि क्या था और इसको पढ़ लेते हैं कि क्या प्रस्तावना थी, इसमें मुख्य रूप से क्या बात थी। चलिए स्क्रीन की ओर चलते हैं, जिसमें आपने देखा दे रखा है कि स्वतंत्रता दिवस की शपथ ली गई 26 जनवरी 1930 को, जिसमें ये कहा गया कि सबसे पहले लाइन हम इसको पढ़ते हैं कि हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज की तरह भारतीय जनता का भी ये अधिकार है, उस जनता को, भारत की जनता को ये अधिकार है कि वो क्या करे, उसे आज़ादी मिले, उसे स्वतंत्रता मिले। और उन्हें आज़ादी किस तरह की मिले, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिले। लिखा है उन्हें अपनी मेहनत का फल मिले।
अपने जीवन की सभी उनकी आवश्यकताएं पूरी हो, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के परिपूर्ण अवसर मिले। हमारा विश्वास है कि यदि कोई भी सरकार अपनी जनता को इन अधिकारों से वंचित करती है और उन्हें दबाती है, तो जनता को क्या है अधिकार? जनता को अपनी सरकार बदलने का पूर्ण अधिकार है। और इसी तरह से भारत में जो ब्रिटिश सरकार है, यानी ब्रितानी सरकार है, ने न केवल भारतीय लोगों को भारत की स्वतंत्रता से वंचित किया है, बल्कि उसने क्या किया है? जनता का शोषण भी किया है और देश की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्तर से भारत को पूरी तरह उन्होंने नष्ट कर दिया है। इस तरह की बात जो है वो प्रस्तावना में की गई। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इसीलिए हमारा विश्वास है कि भारत को अनिवार्य रूप से ब्रिटेन के साथ अपने सभी संबंध जो हैं वो तोड़ लेने चाहिए, यानी समाप्त कर लेने चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए? पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना चाहिए। यानी 26 जनवरी 1930 के दिन इस प्रस्तावना को पढ़ा गया और भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे मनाने की घोषणा की गई। लेकिन स्वतंत्रता दिवस तो हम 15 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था, और 26 जनवरी का दिन जो है वो आज वर्तमान में हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आप सभी को पता है। तो चलिए बच्चों, आज हमने जानकारी हासिल की, आज हमने पढ़ा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले कौन कौन से कारण रहे। अब गांधी जी ने यहाँ सोचा कि क्यों ना भी स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हो गए, अब क्यों ना इस तरह का एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाए जिसमें भारत के सभी लोग इकट्ठे हों और इन अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल दिया जाए। इसकी शुरुआत अब होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो आप बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के साथ और हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। जय हिंद, जय भारत बच्चों।